तो फाइनली दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरजीपीवी फोर्थ सेमेस्टर एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम एडा के टॉप 8 ऐसे क्वेश्चंस जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। विद आंसर आपको मैं एक एक लाइन समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट जिन्हें एडा सब्जेक्ट पढ़ना है इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने की कोशिश करूंगा और वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपके लिए जो भी इसका नोट्स होगा, स्टडी मटेरियल जो होगा, आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप में जो है सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना है ताकि जो भी वीडियो उसको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिले और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकूं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे इंटरफेस पर नजर आ रहा है। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को आप लोग इंक्रीज करके थोड़ा सा देखिएगा इसको, क्योंकि हो सकता है कि चीजें थोड़ी सी ब्लर आपको दिखाई दें, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज एन एल्गोरिथम, यानी एल्गोरिथम क्या होता है। इस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। एल्गोरिथम क्या होता है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एल्गोरिथम, यानी एक बेहतर एल्गोरिथम के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको एक्सप्लेन करना है। इसी के अंदर हमें डिस्कस करना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले एल्गोरिथम की बात करते हैं। कह रहा है कि एन एल्गोरिथम इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और टू परफॉर्म अ टास्क, यानी आपका जो एल्गोरिथम होता है एक फाइनाइट सीक्वेंस होता है एक वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन का, जिससे कि हम किसी टास्क को क्या करते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करने का काम करते हैं। यानी स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर होता है एल्गोरिथम, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे एल्गोरिथम टू फाइंड द सम ऑफ एन नंबर, मान लीजिए कि एन नंबर का सम फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए एक एल्गोरिथम यहाँ पे लिखा गया है कि सबसे पहले हम चीज को स्टार्ट करेंगे, कोई भी प्रोसेस होगा उसका हम स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे, रीड करेंगे एन को, सम आई टेंस टू सम 0 आई टेंस टू 1 व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू एन। ये सारी चीजें क्या होती है ध्यान नहीं देना इस पे, बस आपका एल्गोरिथम का स्ट्रक्चर है। और इसमें हम क्या करेंगे, सम में सम प्लस आई करेंगे, यानी आई का वैल्यू आपका 0 1 2 3 अप टू एन तक हो सकता है और उसमें आई इक्वल टू आई प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका प्रिंट सम और लास्ट हमारा स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग दिया गया है, जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग सिंबल है, रीड करना है इनको, सम के अंदर आपका 0 पुट करना है, यानी इनिशियल वैल्यू सम का 0 होगा। आई का वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, अगर आई लेस देन इक्वल टू एन है, ये कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो सम इक्वल टू सम प्लस आई होगा, यानी आई इक्वल टू आई प्लस 1। अगर ये फुलफिल नहीं है तो प्रिंट होगा सम और यहाँ पे जो प्रोसेस है हमारा स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एल्गोरिथम का फ्लो चार्ट वगैरह है, इसको आपको ऐड करना है और कंप्लीट ये सारी चीजें आपको लिखनी है, तभी एग्जामिनर आपको बेहतर नंबर देगा, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। एक बेहतर एल्गोरिथम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहला आपका इनपुट, यानी एन एल्गोरिथम शुड हैव 0 और मोर वेल डिफाइंड इनपुट, यानी कोई भी एल्गोरिथम है उसके पास या तो कोई भी इनपुट ना हो या फिर एक से ज्यादा आपके एक बेहतरीन वेल डिफाइंड इनपुट हो, ठीक है। दूसरा आउटपुट, यानी एल्गोरिथम शुड प्रोड्यूस 1 और मोर वेल डिफाइंड आउटपुट, यानी जो एल्गोरिथम होगा वो या तो एक या एक से ज्यादा एक वेल डिफाइंड आउटपुट को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तीसरा हमारा है डिफाइटनेस, हर एक स्टेप जो होगा एल्गोरिथम का वो काफी क्लियर होगा, प्रिसाइज होगा और अनएम्बिगस होगा, यानी समझिए कि वो क्लियर एंड कट रहेंगे, ठीक है। फाइनाइटनेस की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि एन एल्गोरिथम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, यानी जब एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तो जो हमारा एल्गोरिथम होगा वो टर्मिनेट कर जाएगा। पांचवा हमारा इफेक्टिवनेस है, यानी हर एक स्टेप मस्ट बी बेसिक एंड फिजिबल टू परफॉर्म इन फाइनाइट टाइम, यानी वो बेसिक होना चाहिए और उसका टाइम फाइनाइट होगा। जनरलिटी की बात करें तो एल्गोरिथम शुड बी एप्लीकेबल टू ऑल इंस्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम, यानी ये सारे प्रॉब्लम के इंस्टेंस पे काम करता है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक बेहतर गुड एल्गोरिथम के लिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हम बात करें तो कह रहा है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम इज द टोटल नंबर ऑफ बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज एन, यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी एल्गोरिथम का वो टोटल नंबर ऑफ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जो परफॉर्म होते हैं फंक्शन पे इनपुट साइज एन के अकॉर्डिंग। जैसे आपका फॉर आई इक्वल टू 1 to n दिया गया है और सम में सम प्लस आई दिया गया, तो ये आपके नंबर ऑफ बेसिक ऑपरेशंस हैं जो n तक चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है, तो ये आपका कांस्टेंट होगा, यानी x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, जैसे इसका एग्जांपल दिया गया है। ऑर्डर ऑफ log n जो होगा वो लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, ये बाइनरी सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। और ऑर्डर ऑफ n की बात करें तो लिनियर के लिए आपका ये कुछ होगा, और ऑर्डर ऑफ n log n की बात करें तो मर्ज सॉर्ट और हीप सॉर्ट का ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर की बात करें तो ये बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, जो कि एक क्वाड्रेटिक
कैरी करता है पॉइंट। ऑर्डर ऑफ 2 का पावर n जो होगा वो टावर ऑफ हानियो होगा। ऑर्डर ऑफ n फैक्टोरियल ये आपका ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का होता है, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज द टोटल मेमोरी स्पेस, यानी जो टोटल मेमोरी यूज होते हैं बाय द एल्गोरिथम एज अ फंक्शन इनपुट साइज n, यानी जो भी आपका फंक्शन परफॉर्म होता है उसके लिए जितने भी इनपुट परफॉर्म कैरी किए जाते हैं, इनपुट जो मेमोरी कैरी करता है स्पेस, वही आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि इफ एन एल्गोरिथम यूज एन एरे ऑफ साइज n, यानी कोई भी एल्गोरिथम जिसका एरे साइज n है, तो जो आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो आपका ऑर्डर ऑफ n होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसके सारे फॉर्मेशंस दिए गए हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बीच में तुलना किया गया, कंपैरिजन, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे ये मेजर करता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हाउ फास्ट एन एल्गोरिथम रन, यानी कोई भी एल्गोरिथम कितना फास्ट रन कर रहा है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बताता है कि आखिर कितना मेमोरी स्पेस जो है एल्गोरिथम है वो यूज कर रहा है, ठीक है। इफिशिएंट एल्गोरिथम में ये होगा कि जो हमारा टाइम होगा वो कम लगेगा और मेमोरी भी कम लगेगा, ठीक है। और फाइनली आपका समरी है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को क्या किया, कंप्लीट किया। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एसिम्प्टोटिक नोटेशन, जिसमें हमें एक्सप्लेन करने हैं बिगो नोटेशन, ओमेगा नोटेशन, थीटा नोटेशन विद सुटेबल एग्जांपल्स एंड कंपैरिजन। ओके, तो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होते हैं? कह रहा है कि एसिम्प्टोटिक नोटेशंस आर द मैथमेटिकल टूल यूज्ड टू डिस्क्राइब द परफॉर्मेंस, जिसमें कि आपका स्पेस एंड टाइम आएगा, ऑफ एन एल्गोरिथम एज एन इनपुट साइज एंड अप्रोचेस इनफाइनाइटली। यानी एसिम्प्टोटिक नोटेशन एक प्रकार का मैथमेटिकल टूल होता है जिनका हम यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए जो भी परफॉर्मेंस होता है किसी एल्गोरिथम का इनपुट साइज n के अकॉर्डिंग, जो कि आपका अप्रोच जो है इसके अंदर इनफाइनाइटली काम करता है, ठीक है। इसके अंदर एक पॉइंट कह रहा है कि दे हेल्प अस एनालाइज द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम, यानी जो भी आपका एल्गोरिथम होता है उसके एफिशिएंसी को एनालाइज करने में ये हमारी मदद करता है, ठीक है। दे इग्नोर द कांस्टेंट एंड लोअर टाइम ऑर्डर टर्म, यानी ये क्या करता है, जो भी आपके कांस्टेंट और लोअर ऑर्डर टर्म्स होते हैं उनको इग्नोर करता है। द मेन नोटेशन, जिसके अंदर इसके अंदर जो मेन नोटेशंस होते हैं वो बिग ओ नोटेशन, ओमेगा एंड थीटा नोटेशन यूज होते हैं, ठीक है। कंपैरिजन दिया गया है बिग ओमेगा ओ ओमेगा एंड थीटा के बीच में। ये आपका एसिम्प्टोटिक अपर बाउंड होता है, ये एसिम्प्टोटिक लोअर बाउंड होता है, ये आपका एसिम्प्टोटिकली और टाइट बाउंड होता है, ठीक है। जिसका कंडीशन यहाँ पे दिया गया, जो एफ एन होगा वो लेस देन इक्वल टू सी इंटू जी एन होगा फॉर ऑल एन लेस देन इक्वल टू एन नॉट। इसको आप देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मेन इसका डेफिनेशन पॉइंट है, ठीक है। जैसे बिग ओ नोटेशन, तो बिग ओ नोटेशन का पूरा फॉर्मेशन इस टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है। ये फिगर आपको बनाने जरूरी है, ये जो ग्राफ आपका प्लॉट किया गया ना, ये ग्राफ बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे ऊपर में आपका सी डॉट जी एन है, मिडिल में आपका एफ एन है, और उसके बाद आपका ये जो एफ एन डॉट सी जी एन है, और यहाँ पे आपका एन है। तो ये आपके सारे पॉइंट बताने हैं, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ओमेगा का भी फॉर्मेशन दिया गया, ऊपर में आपका एफ एन होगा, नीचे आपका सी डॉट जी एन होगा, और यहाँ पे आपका सी टू जी एन, नीचे में आपका C1 GN, और यहाँ पे FN होगा। और इस तरीके से सारी चीजें आपके सामने डिफाइन की गई हैं। एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे 5n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 है, तो ये आपका बिगो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होगा। ओमेगा क्या होगा, ओमेगा ऑफ n स्क्वायर, और थीटा ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 7n log n प्लस 2n की बात करें तो ये आपका ऑर्डर ऑफ n log n होगा, ये भी आपका ऑर्डर ऑफ n log n, या भी आपका ऑर्डर ऑफ n log n। तो इस तरीके से आप चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। ग्रोथ ऑर्डर की बात करें तो आपका ग्रोथ ऑर्डर दिया गया, जैसे 1 लेस देन log n लेस देन n लेस देन n log n लेस देन s स्क्वायर लेस देन n क्यूब लेस देन 2 का पावर n लेस देन n फैक्टोरियल। तो ये सारी चीजें जो है वो कॉमन फंक्शंस हैं जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ में दिए गए हैं, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। कांस्टेंट है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, लीनियर है, लॉगरिथमिक, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, एक्सपोनेंशियल, फैक्टोरियल, ये सारी चीजें दी गई हैं और की पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जरूरी है ये, ठीक है। क्विक समरी भी आपको देख लेना है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि डिवाइड एंड कंक्यूड स्ट्रेटजी, जिसमें हमें एक्सप्लेन करना है डिवाइड एंड कंक्यूड स्ट्रेटजी को, और डिस्क्राइब करना है मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम को विद देयर कॉम्प्लेक्सिटीज, ठीक है। तो डिवाइड एंड कंक्यूर क्या है, तो यहाँ पे कह रहा है कि डिवाइड एंड कंक्यूर इज एन एल्गोरिथमिक पैराडिगम that solves a problem by the following 3 स्टेप। यानी जो आपका डिवाइड एंड कंक्यूर जो एल्गोरिथम है वो एक प्रकार का पैराडिगम है जो सॉल्व करता है प्रॉब्लम को 3 स्टेप के द्वारा। यानी जो भी आपका प्रॉब्लम होगा, बड़ा प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब इन छोटे छोटे पार्ट को अलग अलग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हम इसे कंबाइन करेंगे। जैसे डिवाइड करना, यानी ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू द सब प्रॉब्लम ऑफ द सेम टाइप, यानी सेम टाइप का रहेगा और उसको सब प्रॉब्लम में डिवाइड करेंगे। कंक्यूर यानी रिकर्सिवली हम उसको सॉल्व करेंगे सब प्रॉब्लम को, और कंबाइन यानी जब जब ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा उनको कंबाइन कर देंगे। जैसे यहाँ पे आपका प्रॉब्लम n है, तो इसको S1 S2 S3 में कन्वर्ट कर दिया गया,
फिर इसको सिक्वेंशियली इसको सॉल्व किया गया, देन फाइनल इसको कंबाइन करके फाइनल रिजल्ट दे दिया गया। ठीक है, मर्ज सॉर्ट की बात करें तो मर्ज सॉर्ट जो है वो फॉलो करता है डिवाइड एंड कंक्यूर स्ट्रेटजी को। इट डिवाइड द एरे इनटू द हैबल्स, सॉर्ट देम रिकर्सिवली एंड देन मर्ज द सॉर्टेड हैबल्स। यानी ये मर्ज सॉर्ट क्या करता है, जो भी आपके बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं उनको छोटे हैबल्स में डिवाइड करता है, उनको अलग अलग सॉल्व करके बाद में इन सारी चीजों को जोड़ देता है। ठीक है, एंड इट इज स्टेबल एंड वर्क वेल फॉर द लार्ज डेटा सेट। यानी ये स्टेबल होता है और ये बड़े डेटा सेट के लिए बेहतर तरीके से काम करता है। मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम का पूरा जो एल्गोरिथम है आपके सामने दिया गया है, ये 9 स्टेप को आपको लिखने हैं, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस के लिए ऑर्डर ऑफ n log n होता है, एवरेज के लिए भी यही होता है, वर्स्ट केस के लिए भी यही होता है। अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये ऑर्डर ऑफ n होता है। ठीक है, मर्ज सॉर्ट एग्जांपल दिया गया, जैसे आपका दिया गया एक एरे आपका दिया हुआ है मर्ज सॉर्ट का, जिसमें 38 27 43 3 9 8 82 10 दिया गया। तो इसको दो पार्ट में स्प्लिट किया गया, टोटल यहाँ पे 4 और 3 7 दिए गए हैं। तो इसको हमने स्प्लिट किया, एक को 4 पार्ट में, एक को 3 पार्ट में स्प्लिट किया हमने। फिर यहाँ पे 4 का दो पार्ट हमने किया, इसका हमने 2 पार्ट 1 पार्ट किया। फिर हम क्या करेंगे, इसको मर्ज करेंगे। मर्ज यानी इसको भी दो पार्ट को एक पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। अब एक पार्ट में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको ऐड करेंगे, यानी जो अलग अलग है उनको 2 का पेयर बनाएंगे। 2 का पेयर बनाएंगे तो क्या करेंगे, जो 27 छोटा है उसको पहले लाएंगे, यानी जो पहले छोटा होगा वो आएगा, उसके बाद उससे बड़ा होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 और 43 में 3 छोटा है, 43 बड़ा है, 9 और 82 में तो ये तो एज इट इज रहेगा, ये जो एज इट इज। यहाँ पे 2 और 2 का कंपेरिजन होगा, 4 के पेयर बनेंगे तो 3 आपका छोटा तो 3 पहले आएगा, उसके बाद 27 फिर 38 फिर 43। यहाँ पे आपका 9 छोटा, उसके बाद 10 फिर 82, फिर इन 4 को जोड़ेंगे तो हमारा 3 9 8 27 38 43 82 आएगा, जो कि हमारा फाइनल आउटपुट है, जो कि हमारा ये जो एरे है वो हमें सॉर्ट होके मिल चुका है। क्लियर। क्विक सॉर्ट की हम बात करते हैं तो क्विक सॉर्ट जो है वो फॉलो करता है डिवाइड एंड कंक्यूर स्ट्रेटजी को, एंड इट सेलेक्ट अ पाइवट एलिमेंट, यानी इसके अंदर पाइवट एलिमेंट सेलेक्ट होते हैं एंड पार्टीशन करते हैं एरो को इनटू द 2 पार्ट, 2 पार्ट में पार्टीशन करते हैं उसको, एक लेस देन और दूसरा ग्रेटर देन, यानी कंपैरिजन होता है, सारे जो आपके पाइवट एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट से कंपेयर होंगे। ठीक है, इट इज एन इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम, यानी ये एक प्रकार का इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम होता है। और चूंकि देखिए ये सब्जेक्ट थोड़ा सा न्यूमेरिकल पॉइंट कैरी करता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे एडा के जो हमारा प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसे जरूर चेकआउट करिएगा। ये उसका पूरा एल्गोरिथम है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया गया, आप देख सकते हैं, कंपेरिजन करके बस बारी बारी से कंपेरिजन करना है और हमें जो एलिमेंट है वो सॉर्ट होकर मिल जाएंगे। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिया गया क्विक सॉर्ट का, बेस्ट केस के लिए ऑर्डर ऑफ n log n होता है, और एवरेज केस के लिए भी यही होता है, वर्स्ट केस के लिए ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होता है, और इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ log n, इसमें भी आपका ऑर्डर ऑफ log n और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n होता है। ठीक है, डिफरेंस दिया गया है मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट का, आप देख सकते हैं ये डिवाइड करता है, डिवाइड इनटू हैबल्स, यानी ये डिवाइड होते हैं हैबल्स में, ये पार्टीशन होता है अराउंड द पाइवट, ये आपका ऑर्डर ऑफ n log फॉर ऑल द केसेस, यहाँ पे आपके 2 केसेस फॉलो होते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी दिया गया, स्टेबिलिटी भी दिया गया, इन प्लेस दिया गया। ठीक है, लास्ट में आपका समरी और एग्जाम टिप दिए गए हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल पार्ट कैरी करता है, इसीलिए मैंने आपको रिकमेंड किया कि आप हमारे प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करिएगा, उसमें हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अच्छी तरीके से बता रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है ग्रेडी मेथड से, जिसमें हमें डिस्कस करना है क्रॉसिकल एल्गोरिथम एंड प्रिज्म एल्गोरिथम को फॉर फाइंडिंग द मिनिमम स्पैनिंग ट्री विद एग्जांपल। ठीक है, तो ग्रेडी मेथड क्या होता है, कह रहा है कि ग्रेडी मेथड कंस्ट्रक्ट अ सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप, यानी ग्रेडी मेथड जो होता है वो सॉल्यूशन को कंस्ट्रक्ट करता है स्टेप बाय स्टेप, यानी स्टेप बाय स्टेप वो सॉल्व होगा। ठीक है, एट ईच स्टेप इट चूज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, यानी हर एक स्टेप में ये चूज करता है बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन को, जिनके पास टू फाइंड द ग्लोबल ऑप्टिमम, यानी जिससे कि एक बेहतर ऑप्टिमम वैल्यू हमें मिल पाए। ठीक है, एंड इट नेवर रिकंसिडर द चॉइस मोड, यानी ये चॉइस मोड को कभी भी रिकंसिडर नहीं करता। ठीक है, एंड इट इज यूज्ड इन द प्रॉब्लम ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री, डिजास्टर्स, हाफमैन कोडिंग, एक्टिविटी सिलेक्शन एक्सेट्रा। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये आपका जो मैक द लोकली ऑप्टिमल चॉइस एट ईच स्टेप, सॉल्यूशन इज बिल्ट इन अ सीक्वेंशियल मैनर, यानी सॉल्यूशन जो होगा वो सीक्वेंशियल मैनर में बिल्ट होगा, इन रिवोकेबल, यानी नो बैक ट्रैकिंग, यानी यहाँ पे कोई बैक ट्रैकिंग दोबारा पीछे हम नहीं जा सकते इसके अंदर, मस्ट सेटिस्फाई द ग्रेडी चॉइस प्रॉपर्टी एंड मस्ट हैव द ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। ओके, एग्जांपल दिया गया आप देख सकते हैं, यानी ग्रेडी मतलब क्या, अनडायरेक्टेड ग्राफ यहाँ पे दिए गए हैं, आप यहाँ पे देखिएगा। जैसे ए के ई की बात करूं तो ए से ई का कनेक्टिविटी क्या है, डायरेक्टली 1 का है। दूसरा हमारा है ई से एफ, ई से एफ की बात करें तो यहाँ पे कनेक्टिविटी कितना का है, 1 का है।
ए से डी की बात करें, ए से डी आपका कितना है, 2 का है तो 2 से लिखा गया है। तो ये सारी चीजें वेट एंड वैल्यूज लिखी गई हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा हमारा था क्रॉसकल एल्गोरिथम। तो क्रॉसकल एल्गोरिथम के पूरे स्टेप यहाँ पे दिए गए हैं और एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं। और ये बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। ए से हमें क्या करना है, एफ पर पहुंचना है। तो ए से एफ पर पहुंचने के लिए हम मिनिमम यही वेट फॉलो करेंगे, 1+1+2+2+3। ओके, तो ये आपका टोटल 9 आएगा। तो ये आप 9 देख सकते हैं और इसका पूरा ग्राफ आपके सामने दिख रहा होगा। और चूंकि न्यूमेरिकल पार्ट कैरी करता है इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे प्लेलिस्ट को जरूर एक बार चेकआउट करिए, क्योंकि प्लेलिस्ट के अंदर मैंने बहुत अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझा के अपलोड किया है। यहाँ पे वो चीजें संभव नहीं हो पा रही हैं, इसीलिए यहाँ पे बस इसके क्वेश्चंस के आंसर को आपको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। और प्रिज्म एल्गोरिथम की हम बात करें तो प्रिज्म एल्गोरिथम में भी पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका भी एल्गोरिथम और इसके एग्जांपल्स आपके सामने मेंशन किए गए हैं, डिफरेंस बताया गया है। अप्रोच की बात करें तो ये एज बेस्ड होता है, ये आपके वर्टेक्स के बेस्ड होता है। स्टार्ट की बात करें तो ये स्टार्ट होता है विद द एम्प्टी फॉरेस्ट, और ये स्टार्ट होता है किसी भी वर्टेक्स से। सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन मिनिमम वेट एज दैट डज नॉट फॉर्म अ साइकिल, यानी इसके अंदर मिनिमम वेट को सेलेक्ट किया जाता है एज को जो साइकिल को नहीं बनाता, और ये सेलेक्ट करता है मिनिमम वेट एज को जो एक विजिटेड एंड अनविजिटेड वर्टिसेस को कैरी करता है। डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो ये डिस्जॉइंट सेट यूज होता है, यहाँ पे आपका प्रायोरिटी क्यू। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी दिया गया है ऑर्डर ऑफ ई लॉग ई, और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ई लॉग वी होता है, ठीक है। और बेस्ट सुटेबल फॉर द स्पार्स ग्राफ, और ये डेंस ग्राफ के लिए यूज होता है। रिजल्ट की बात करें तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री मिलता है, और यहाँ पर भी हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री मिलता है, ठीक है। कुछ की पॉइंट दिए गए हैं, समरी दिया गया है, और ये सारी चीजें आपके सामने मेंशन है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा डायनामिक प्रोग्रामिंग का है, जिसके अंदर क्वेश्चन हमारे सामने मेंशन किया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द डायनामिक प्रोग्रामिंग, यानी डायनामिक प्रोग्रामिंग को एक्सप्लेन करना है एंड कंपेयर करना है ग्रेडी मेथड के साथ, और साथ ही साथ हमें 01 नैप्सर प्रॉब्लम को डायग्राम के एल्गोरिथम के साथ में एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग होता क्या है, कह रहा है कि डायनामिक प्रोग्रामिंग इज एन एल्गोरिथमिक टेक्निक फॉर सॉल्विंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बाय ब्रेकिंग देम इनटू द सिंपलर ओवरलैपिंग और सब प्रॉब्लम एंड सॉर्टिंग द रिजल्ट ऑफ सब प्रॉब्लम टू अवॉइड द रिकम्पिटेशन। यानी डायनामिक प्रोग्रामिंग एक प्रकार का एल्गोरिथमिक टेक्निक होता है जिससे कि हम सॉर्ट करते हैं ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम को, जो ब्रेक करता है इसको एक सिंपलर ओवरलैपिंग और सब प्रॉब्लम में, जिससे कि हम सॉर्ट कर सकते हैं रिजल्ट को टू अवॉइड द रिकम्पिटेशन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिया गया है, जैसे कि ऑप्टिमल स्ट्रक्चर होता है, ये ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम कैरी करता है, ये यूज करता है मेमोराइजेशन को, एंड जनरली यूज होता है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज होता है देखिए, नैपसैक प्रॉब्लम में, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन में, लॉन्गेस्ट जो आपका कॉमन सबसीक्वेंस होता है उसके अंदर, फ्लोट वर्सर के अंदर इनका यूज होता है, ठीक है। डायनेमिक या ग्रेडी के बीच में डिफरेंस दिया गया, आप इसको देखिएगा। अप्रोचेस की बात करें तो ये सॉल्व करता है, सॉल्व ऑल द सब प्रॉब्लम्स एंड स्टोर देयर सॉल्यूशन, यानी ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने पड़ते हैं और उनके आंसर को स्टोर करना पड़ता है। और यहाँ पे मेक द बेस्ट लोकल चॉइस एट ईच स्टेप। ऑप्टिमली की बात करें तो ऑलवेज गिव ग्लोबल ऑप्टिमम सॉल्यूशन एंड मे नॉट ऑलवेज गिव ग्लोबल ऑप्टिमम सॉल्यूशन। डिसीजन मेकिंग की बात करें तो कंसिडर्ड ऑल पॉसिबल चॉइसेस एंड कंसिडर्ड ओनली द बेस्ट इमीडिएट चॉइस। पॉसिबल टाइप की बात करें तो ये यूज होता है जब प्रॉब्लम के पास ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम हो, और ये यूज होता है जब प्रॉब्लम के पास ग्रेडी चॉइस प्रॉपर्टी हो, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जनरली यहाँ पे हाइयर होता है, यहाँ पे जनरली लोअर होता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये आपका रिक्वायर करता है एक्स्ट्रा स्पेस को फॉर द स्टोरिंग द सब प्रॉब्लम सॉल्यूशन, यानी एक्स्ट्रा स्पेस को ये कैरी करता है, और ये बहुत कम स्पेस को कैरी करता है। इसके एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए हैं। उसके बाद हमारा आता है 01 नैपसैक प्रॉब्लम। तो 01 नैपसैक प्रॉब्लम का एग्जाम्पल के साथ पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। जैसे वेट आपका दिया गया है 7, यानी मिनिमम आपका 7 होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 कैरी किया गया है। तो मैक्सिमम वैल्यू आपका 9 यहाँ पे है, तो लेस 2 आइटम 2 and 3, ठीक है। और यहाँ पे इसका पूरा रिलेशन दिया गया है। एल्गोरिथम यहाँ पे दिया गया है, एल्गोरिथम ऑफ 01 नैपसैक फ्रॉम द बॉटम अप। तो आप इस एल्गोरिथम को ऐड करिएगा, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट करने के लिए पूरा ही आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको एग्जामिनर नंबर दे पाएगा, ठीक है ना। और बिल्कुल इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। सारे फिगर्स दिए गए हैं, और मैं बार बार कह रहा हूं कि आप एक बार हमारे प्लेलिस्ट को देख लेंगे तो आपको इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी, आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि डिस्कस एनक्यू प्रॉब्लम एंड सम ऑफ सबसेट विद एग्जांपल, ठीक है। तो एनक्यू प्रॉब्लम क्या होता है, तो यहाँ पे ये बैक ट्रैकिंग को कैरी करता है। तो बैक ट्रैकिंग होता क्या है, कह रहा है कि बैक ट्रैकिंग इज एन एल्गोरिथमिक टेक्निक फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय ट्राइंग ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन एंड एट अबाउंडिंग
a solution as soon as it found it not to be feasible। यानी बैक ट्रैकिंग एक प्रकार का एल्गोरिथम टेक्निक होता है जो सॉल्व करता है प्रॉब्लम को बाय ट्राइंग ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन, यानी जितने पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं उतना ट्राई होता है यहाँ पे, ठीक है ना। एंड ये बेहतर काम करता है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राई एंड अनडू, ओके। एंड ये बिल्ड करता है सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे कह रहा है कि इफ द पार्शियल सॉल्यूशन इज नॉट सेफ इट इज डिस्कार्डेड, ओके, डिस्कार्डेड, ओके। यहाँ पे ये यूज होता है फॉर द कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम, जैसे कि यहाँ पे एनक्यू, सम ऑफ सबसेट, ग्राफ कलरिंग, हैमिल्टोनियन साइकिल, केनाइट्स टूर्स, ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। जनरल बैक ट्रैकिंग का यहाँ पे एक एल्गोरिथम दिया गया है, आप इसको एल्गोरिथम को लिखिएगा। एनक्यू प्रॉब्लम दिया गया है, एनक्यू प्रॉब्लम आपको पता ही होगा, यहाँ पे 4Q प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग दिया गया है। क्यून मतलब यहाँ पे रानी ही होती है, तो यहाँ पे आपके सामने सारे फिगर्स दिए गए हैं, आप इसको लिखिएगा। एल्गोरिथम दिया गया एनक्यू प्रॉब्लम का पूरा एल्गोरिथम लिखिएगा, ठीक है। सेफ्टी चेक क्या क्या करनी है वो कंडीशंस यहाँ पे दिए गए हैं। सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम की बात करें तो यहाँ पे आपके सामने दिया गया सेट एस में आपका दिया गया ये एलिमेंट एम आपका 25 है, तो यहाँ पे सोल्यूशन आपका देख सकते हैं आपके सामने मेंशन किया गया है, ठीक है। यानी दो ऐसे जिनको जोड़ने पे हमें क्या मिले, 25 मिले, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने ये दिया गया है, एल्गोरिथम दिया गया है इसका, आप देख सकते हैं स्टेट स्पेस ट्री ये आपका बनाया गया है 25 के लिए, आप इसको देखिएगा। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एनक्यू के लिए ऑर्डर ऑफ एन फैक्टोरियल होता है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होता है, कैपिटल एन है, ध्यान देना है। और सम ऑफ सबसेट की बात करें तो ऑर्डर ऑफ 2 का पावर एन, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन होता है, कहाँ का यूज होता है ये बताए गए हैं और यहाँ पे समरी आपके सामने मेंशन किया गया है, ठीक है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक के अकॉर्डिंग है, जिसमें हमें डिस्कस करना है ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को एंड 01 नैप्सर प्रॉब्लम को फॉर सॉल्विंग द ब्रांच एंड बॉन्ड, ओके। तो ब्रांच एंड बॉन्ड जो होता है वो एक प्रकार का एल्गोरिथमिक टेक्निक होता है जो सॉल्व करता है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को, ठीक है। यानी जो भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होता है उनको सॉल्व करता है एंड इट एक्सप्लोर ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन इन अ सिस्टमेटिक वे यूजिंग द स्टेट स्पेस ट्री एंड डिस्कार्ड द सब ऑप्टिमल सॉल्यूशन बाय कंप्यूटिंग बाउंड। यानी ये एक प्रकार का एक्सप्लोर करता है सारे जो पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं सिस्टमेटिक वे में जिनको हम यूज करते हैं स्टेट स्पेस ट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग ये जो कंप्यूटिंग बाउंड होता है उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है और यहाँ के कुछ की पॉइंट भी दिए गए हैं, जनरल स्टेप दिए गए हैं कौन कौन से स्टेप फॉलो होंगे। तो रिप्रेजेंटेट करना होगा प्रॉब्लम को एज ए स्टेट स्पेस ट्री और सारे 8 कंडीशन आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम क्या होता है तो ये भी मैंने अपने न्यूमेरिकल जो मैंने पढ़ा के अपलोड किया है उसके अंदर बहुत बारीक तरीके से समझाया है, फिलहाल यहाँ पे आंसर आपको प्रोवाइड किया गया, आप इसको देख सकते हैं। ज्यूरॉन नैप्सर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग भी एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किया गया है, स्टेट स्पेस ट्री बनाया गया है, इसका सूडो कोड दिया गया ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक का फॉर द नैपसक, यहाँ पे बनाइएगा, आप इसको पूरा लिखना है दोस्तों, ऐसा नहीं कि छोड़ देना। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो कहीं से भी आपका मिस नहीं होना चाहिए ये चीज, ठीक है ना। बाउंडिंग फंक्शन फॉर द नैपसक यहाँ पे दिया गया है, यूज्ड अपर बाउंड, यहाँ पे स्टेप दिए गए हैं और यहाँ का कंपैरिजन है टीएसपी एंड ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम और जीरो नैप्सर प्रॉब्लम के बीच में, आप इसको देखिएगा। ये मिनिमाइजेशन के लिए यूज होता है, ये मैक्सिमाइजेशन के लिए। मिनिमम कॉस्ट हैमिल्टोनियन साइकिल, ये मैक्सिमम प्रॉफिट विद कैपेसिटी। यहाँ पे आपका पार्शियल टावर, यहाँ पे आपका जो आइटम इंडेक्स वेट प्रॉफिट ये यूज होता है, ये लोअर बाउंड के लिए, ये अपर बाउंड के लिए। स्टेट स्पेस ट्री, स्टेट स्पेस ट्री, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, ये सारे कॉम्प्लेक्सिटीज दिए गए हैं। एप्लीकेशन ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में, जीरो और नेसर प्रॉब्लम में, असेसमेंट जो आपका प्रॉब्लम होता है उसके अंदर, एंड जॉब शेड्यूलिंग के लिए, व्हीकल राउटिंग प्रॉब्लम के लिए, प्रोजेक्ट सिलेक्शन के लिए, ठीक है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारा है, जो कि ग्राफ एल्गोरिथम का है, जिसमें हमें डिस्कस करने हैं डिजास्टर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम को एंड फ्लोइड वर्सल एल्गोरिथम को विद एग्जांपल एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो डिजास्टर एल्गोरिथम यूज होता है फाइंड करने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ को फ्रॉम द सिंगल सोर्स वर्टेक्स टू ऑल द वर्टिसेस इन अ वेटेड ग्राफ विद द नॉन नेगेटिव एजेस, यानी इसके अंदर जो एजेस होंगे वो नॉन नेगेटिव वेट्स कैरी करेंगे, ठीक है। और इसके स्टेप दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। सोर्स आपका ए है, डेस्टिनेशन हमारा ई है, ए से ई तक हमें जाना है, तो इसके पूरे प्रोसीजर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत इजी है, आप हमारे प्लेलिस्ट को एक बार चेकआउट करिए, बहुत आसान है, बहुत इजी है, तो आप इसको समझ सकते हैं। कोई बहुत बड़ा इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फ्लूइड वर्सल एल्गोरिथम जो होता है वो भी बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम के लिए यूज होता है between the all the pair of vertices in a weighted graph and it works for the graph with the positive negative weight, यानी ये पॉजिटिव और नेगेटिव वेट दोनों के साथ कैरी करता है, बट नेगेटिव वेट साइकिल
यहाँ पे क्या होना चाहिए, बनाने चाहिए, यानी नो निगेटिव वेट साइकिल, यानी कोई भी निगेटिव वेट साइकिल नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इसके एल्गोरिथम दिए गए हैं और इसके यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने मेंशन किए गए हैं। फ्लोट वेलवर्सल एल्गोरिथम का एग्जीक्यूशन दिया गया है, ये 4 स्टेप में आपके इसके एग्जीक्यूशन दिए गए हैं, जैसे आपका D1 D2 D3 D4 है। आप इसको देखिए, फाइनल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैट्रिक्स आपके सामने दिया गया है कि नहीं, यानी 1 से 1 डायरेक्टली कनेक्टिविटी है तो आप देंगे, 1 से 2 की डायरेक्टली कनेक्टिविटी है तो देंगे, 1 से 3 की कनेक्टिविटी है, 1 से 4 की कनेक्टिविटी है, वही सारी चीजें यहाँ पे यूज हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे आपका डिफरेंस है डिजास्टर्स एंड फ्लोट वेलवर्सल एल्गोरिथम के बीच में। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा 8 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अच्छी तरीके से इनको कंप्लीट करिए और साथ ही साथ एडा का जो प्लेलिस्ट है उसको जरूर एक्सेस करिएगा, क्योंकि उस प्लेलिस्ट को एक्सेस करने से ये होगा कि आप जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उन पे कमांड कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करिएंगे। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।